बंगाल में लाउडस्पीकर बंद हो गए, रैलियां थम गई, वादों का फुल स्टॉप लग गया है। अब बस 29 अप्रैल को आखिरी चरण के होने वाली वोटिंग का इंतजार है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। क्या बंगाल का यह चुनाव विकास का चुनाव था, महिला सुरक्षा का चुनाव था, या चुनाव हिंदू और मुसलमान का चुनाव था? सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआत विकास, घुसपैठिए, सीमा सुरक्षा और महिला सुरक्षा के दावों से हुई और आखिरी चरण में प्रचार थमते थमते चुनावी मुद्दा हिंदू मुस्लिम हो गया। एक तरफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं जो वोटर्स को यह डर दिखाते सुनाई दिए कि अगर ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बन गई तो बंगाल में सनातन धर्म, संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती दिखी हैं कि अल्पसंख्यक बंटना मतलब बीजेपी का आ जाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में इफ्तिहारी की बात करते हैं तो हुमायूं कबीर खुलेआम कहते सुनाई देते हैं कि मेरे पीछे पड़े तो हिंदू मुस्लिम करूंगा। सवाल है कि बंगाल चुनाव की लड़ाई आखिर हिंदू मुसलमान पर क्यों आई? अब जब 35 घंटे बाद ईवीएम का बटन दबेगा तब यह तय होगा कि बिहार की जनता ने किसे चुना है, विकास के वादों को या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण को। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। पहले कुछ बयान दिखाते हैं आपको, वो बयान बहुत जरूरी है। जरा ग्राफिक्स में वो बयान डालिएगा। वो बयान है शुभेंदु अधिकारी का बयान है। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी का वो बयान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि बंगाल में इस बार बदलाव नहीं हुआ तो सनातन बंगाल में खत्म हो जाएगा। और वो एक और बयान दे रहे हैं, एक और स्टेटमेंट उनका बड़ा है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म की रक्षा का है। अब योगी आदित्यनाथ का बयान भी स्क्रीन पर डालिएगा जरा। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ममता ने सीएए का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता है कि हिंदू ज्यादा हो गए तो सड़कों पर इफ्तारी कैसे होगी। 4 मई को जब परिणाम आएंगे तब बंगाल में भगवा लहराता हुआ नजर आएगा, यह भी उन्होंने कहा है। ये देखिए, 4 मई को जब परिणाम आएंगे तब बंगाल में भगवा ध्वज लहराएगा। ममता बनर्जी का बयान भी डालिएगा जरा। ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को डर दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर अल्पसंख्यक वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा किससे होगा? बीजेपी को। और अब एक और बयान आपको दिखाते हैं। सायोनी घोष टीएमसी सांसद है। उससे पहले यह भी देख लीजिएगा, जब तक हम यहां हैं आप यानी कि हिंदुओं से वो कह रही हैं आप सुरक्षित हैं। अब ये सायोनी घोष का बयान सुनिए। टीएमसी सांसद है, वो कभी हनुमान चालीसा पढ़ती दिखी तो कभी कलमा पढ़ती हुई देखी गई है। और अब हुमायूं कबीर जो टीएमसी छोड़कर एजेयूपी, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, और वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे पड़ेंगे तो मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा। ये तमाम वो बयान है जो विकास की बात करते करते अचानक से हिंदू मुस्लिम पर आ गए। अब सवाल कई हैं, गंभीर सवाल हैं, सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर जरा सवाल को डालिएगा। बंगाल में किसकी गारंटी चलेगी? पहला सवाल। अब की बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? जो दावे किए जा रहे हैं, महिला वोट शिफ्ट होगा या रिजीम चेंज कर देगा? ये जो महिला वोटर अगर शिफ्ट हुआ तो क्या रिजीम चेंज कर देगा, सरकार चेंज कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा? क्या बंगाल में धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, जैसी कोशिश की गई है सभी पार्टियों की ओर से? और महत्वपूर्ण सवाल, बंगाल चुनाव की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आखिरकार क्यों आई? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से अरविंद निषाद जी जुड़ रहे, वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत, चूंकि आज बिहार से नोएडा आए हुए मेरे साथ स्टूडियो में असितनाथ तिवारी जी, क्या खबर मिल रही है सर पश्चिम बंगाल से? देखिए, बड़ी हैरानी होती है। चुनाव कहीं के भी हो इस देश में, किसी भी राज्य में, वो जैसे ही वोटिंग की तारीख नजदीक आती है चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अब भाजपा कह रही है कि भाई ममता जी आ गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। भाई ममता जी खुद हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनसे कैसे हिंदू खतरे में पड़ेंगे? और मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में पश्तूनों का, अफगानों का, मंगोलों का, मुगलों का, अंग्रेजों का अलग अलग समय में सबका शासन रहा। कभी हिंदू खतरे में नहीं रहे, कभी सनातन खतरे में नहीं रहा। तो भाजपा जब से सरकार में आई है तब से हिंदू क्यों खतरे में हो गए, सनातन हर जगह क्यों खतरे में गया? भैया, सनातन है, था,
सनातन आगे भी रहेगा, कोई खतरा उतरा सनातन पर नहीं है। ममता जी को भी देखिए, वो कह रही है कि भाई मुसलमान बटे, मतलब आप एक भीड़ की शक्ल में लोगों को, जाति वालों को, धर्म वालों को, मतदाता से अधिक आप भीड़ बनाने पर तुले हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग भीड़ बनाने पर जुटे हुए हैं। क्यों भाई, बटने दीजिए ना, उसको अपने विवेक से वोट करने दीजिए ना। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने विवेक से उसको वोट करने दीजिए। वो क्यों भेड़ चाल चलेगा, वो भीड़ बन के क्यों वोट करेगा? नहीं, हमें तो इन्हीं को करना है, नहीं तो हम कट जाएंगे। क्या मतलब है? असद जी, ना कांग्रेस हिंदुओं से कोई अपील कर रही है, ना मुसलमानों से। नहीं करना इसके चाहिए। पीछे वजह क्या है? देश क्या जो 2021 में रिजल्ट आया, आपका खाता नहीं खुला बंगाल में, नहीं, निराशा में अभी भी हमारी पूरी राजनीति आप देखिएगा, हम हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते ही नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई राजनीति मत कीजिए जिससे समाज में बंटवारे की एक स्पष्ट लकीर खींच जाए। हमने भुगता है ना, आपने भुगता है ना, एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिससे देश बंट गया। ऐसी कोई लकीर मोटी कीजिएगा, चौड़ी कीजिएगा तो विभाजन की रेखा बनती जाएगी। ऐसी कोई अपील करनी ही नहीं चाहिए। जो लोग भी इस तरह की अपील कर रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक हैं, वो जिन्नावादी लोग हैं। वो किस नियत से कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नियत है कि एक दिन देश बांट देंगे। वो सत्ता के लालच में जो काम कर रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जिससे किसी दिन बंटवारे की लकीर खींच जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी हैं अखिलेश यादव, वो जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं और जिन्ना जी की तारीफ भी करते नजर आते हैं कई बार, कई मंचों पर। खैर, मैं यहां अखिलेश यादव का प्रवक्ता ही नहीं हूं और ना ही समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जिन्ना इस देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। और अगर जिन्ना के चिन्हों पर चलिएगा कि भाई हिंदू ऐसे वोट करें, मुसलमान, अरे क्यों भाई, कौन है भारत के नागरिक ऐसे वोट करें? क्यों नहीं कह रहे हो पश्चिम बंगाल के नागरिक ऐसे वोट करें? ठीक है, आपके एक और सहयोगी से इसका जवाब लेंगे, जयंत जिज्ञासु जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले नीरज जी कुछ कह रहे हैं। नीरज जी, क्या खबर मिल रही है इस समय बिहार में? बीजेपी किस स्थिति में है? खबर ऐसी चर्चाएं चल रही है कि टीएमसी से सीधा मुकाबला बीजेपी का है, ना इस बार लेफ्ट कोई ताकत नजर आ रही है, और कांग्रेस तो पिछली बार भी बहुत बड़ा थ्रेट नजर नहीं आई थी। बीजेपी से आज की तारीख में बंगाल में मुकाबले में कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात सवाल पूछा, अगर आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो फिर शुभेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, मैं वहीं पर आ रहा हूं कि ममता बनर्जी से हिंदुत्व को क्यों खतरा है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल ही पूछा था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं साहब आपको। एक 2017 का उदाहरण है। ममता दी की सरकार ने मुहर्रम के दौरान हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था और 23 अगस्त 2017, डेट भी याद रखिएगा साहब, सुन लीजिए, बता रहा हूं ना मैं, 23 अगस्त 2017 को उन्हें आदेश दिया जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर 2017 को शाम के 10 बजे से लेकर के 1 अक्टूबर 2017 जो कि दुर्गा पूजा का दिन था, उसने रोक लगा दिया था कि मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। फिर हाई कोर्ट में किसी ने PIL दर्ज किया, तब जाके हाई कोर्ट की इंटरवेंशन होने से मूर्ति विसर्जन समय पर हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार किया गया। यह खतरा है हिंदुत्व को ममता बनर्जी से, निश्चित रूप से खतरा है। ये सरकारी फरमान इस तरह का फतवा जारी करते हैं। 2016 की घटना में और सुनाता हूं। बीरभूम जिला के कंगला पहाड़ी गांव में 300 हिंदू परिवार रहते हैं और वहां मात्र 25 मुसलमान परिवार रहता है। साहब 4 साल तक सरकारी फरमान के तहत वहां उनको दुर्गा पूजा बनाने नहीं दिया गया कि 25 मुसलमान परिवारों की भावनाएं आहत इससे होंगी। इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है? इससे बड़ा खतरा हिंदुत्व के लिए क्या हो सकता है? रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, सरस्वती पूजा हो, आदि मौकों पर कानून व्यवस्था के नाम पर इनको रोका गया। चाहे कहा गया कि आप रूट बदलिए, शांत जुलूस निकालिए, कोई धूम धड़ाका नहीं होगा, कोई डीजे नहीं बजेगा। क्या साहब है ये है? निश्चित रूप से बंगाल चुनाव में महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा है, रोजगार उद्योग हमारा मुद्दा है जो कि बंगाल में लगातार पहले की तुलना में कम हो रहा है, और बंगाल में घुसपैठ हमारा मुद्दा है, वो अभी हमारा मुद्दा रहेगा। और हिंदू मुस्लिम भी बंगाल चुनाव में एक मुद्दा है, यह सत्य है। चुनाव बंगाल में है जिसमें कि कहते हैं कि माँ माटी मानुष, तो हालत साहब वहां पर यह है कि माँ वहां रो रही है, कराह रही है, माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष डर के साए में जी रहा है। ये तो स्थिति बना के वहां रखी है। तो निश्चित रूप से वहां के हिंदू इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ममता सरकार रही तो पूरे बंगाल की डेमोक्रेसी भी तो वो खराब कर ही चुके हैं और खराब कर देंगे। और इसलिए ये मुद्दा वहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इस मुद्दे मतलब आपको वहां पर मुस्लिम वोट नहीं चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले आदमी हैं। नहीं तो सबकी बात भी तो करनी पड़ेगी। हम नहीं करते नीरज जी, सबकी बात नहीं करोगे फिर? बिल्कुल सबकी बात करते हैं।
हम सबके धर्म के सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो हिंदू धर्म को कुचला जा रहा है एक धर्म विशेष की रक्षा के लोगों के अपीजमेंट के लिए। वह काम हम कभी नहीं कर सकते साहब, वह काम हम कभी नहीं करेंगे, तय मान लीजिए। और हम लोग चुनावी हिंदू नहीं है, हम लोग सही मायने में सनातनी हिंदू हैं। हम लोग राहुल गांधी की तरह और टीएमसी की तरह चुनावी हिंदू नहीं है, हम लोग सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं। और सनातन जैन जी मुस्कुरा रहे हैं, जैन जी मुस्कुरा रहे हैं। जैन जी, क्या पश्चिम बंगाल में, ये तो नीरज जी खुलकर कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? देखिए, चाहे वह कोई सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का अनुसरण करने वाला इंसान हो, उसके अंदर अगर संवेदना है, मनुष्य को मनुष्य समझने की सलाहियत है, आवाज नहीं आ रही गरिमा है, मर्यादा है, अगर उसके अंदर। दर्शकों तक पहुंच रही है मेरी आवाज? चेक करवा रहे हैं अभी। जी जी, आप बोलिए। हमारी आवाज मेरी आपकी साफ आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं। जी, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर अगर लोक लाज है तो वह एक अच्छा मनुष्य है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की विशेषज्ञता जरूर है इस देश में, उसके स्थापना काल से ही और हिंदू महासभा के समय से, कि ये लोगों के अंदर मुद्दों को भटकाने में महारत हासिल किए हुए लोग हैं। और पश्चिम बंगाल में पिछले 3 कार्यकाल से ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से वहां की महिलाओं का सशक्तिकरण किया, छात्रों, नौजवानों के लिए इतने विश्वविद्यालय कायम किए, किसानों की आय बढ़ाने के ठोस उपाय किए, हमें पूरा भरोसा है कि वो चौथी बार भी राज्य की मुखिया वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगी। टीएमसी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ये सारी जानकारी है और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उसके पास विकल्पों की बहुलता है। महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है और सुना जाए ना, नहीं वो तो हम तो एलडीएफ के तहत चुनाव लड़ रहे थे। केरल में भी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल था। वहां की विधानसभा में हमारे एमएलए हैं, प्रतिनिधित्व है। वो एक समय में देवगौड़ा जी की सरकार में भी मंत्री होते थे, वीरेंद्र जी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कहने की इजाजत मुझे मिले कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे और इस देश में एक शालीन राजनीति की तर्जुमानी करने वाले और अगले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी ने वहां 12 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया है, जिनमें हुगली जिला के अंतर्गत चांपदानी से अरिंदम गोइन जी के लिए, बाली से कैलाश मिश्रा जी के लिए, उत्तर हावड़ा से गौतम चौधरी जी के लिए, दक्षिण हावड़ा से नंदिता चौधरी जी के लिए, भवानीपुर से स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के लिए, बारानगर से सायंतिका बनर्जी जी के लिए, जोड़ा सांको से विजय उपाध्याय जी के लिए, नोआपाड़ा से त्रिनांकुर भट्टाचार्य जी के लिए, बैरकपुर से राज चक्रवर्ती जी के लिए, खरदाहा से देवपुत पुरोहित जी के लिए और भाटपाड़ा से अमित गुप्ता जी के लिए, जगदल से सोमनाथ श्याम जी के लिए या तो रोड शो किया है या वहां पर जनसभा को संबोधित किया है। और जिस तरह से बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा था, एक समय उड़ीसा भी, इसमें एक भी नाम कांग्रेस के नेता के लिए, कोई भी कांग्रेस के नेता का नहीं था जिसके लिए रोड शो किया हो या चुनावी सभा की। मैंने आपसे संतोष जी कहा कि हमारा स्पष्ट और खुले दिल से, पूरे मन से समर्थन वहां पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए है और हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जहां तक अजय सिंह बिष्ट जी के बयानात का मामला है और जो नीरज जी कह रहे थे, आप जान रहे हैं कि ऐतिहासिक जो एक इतिहास बोध जो है वो इतना कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि इन्होंने कह दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये विवेकानंद जी ने कहा। नहीं, इस तरह से वो ऐसे तो कितने बयानात स्वयं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देते रहे हैं। इनका बस चले तो ये कहा वो एडिट वीडियो था। नहीं, अगर ये एडिटेड वीडियो है तब तो कुछ कहना नहीं, लेकिन ये इसी तरह के बयान देने के लिए मशहूर है। ये तो कबीर की मुलाकात किससे करवा देते हैं? 300 बरस का फासला जहां हो तो इनके बुद्धि विवेक पर हम लोगों को कोई संदेह नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बंगाल के लोगों का ताल्लुक है तो आप जान रहे हैं कि वहां दारोगा तक को बदला गया। चुनाव आयोग जब ये कहने लगे कि इस बार जो है वहां पर
कपकपी लगी हुई 10 है सेकंड में जवाब टीएमसी के दीजिएगा लोगों सर को। मुझसे जरूर। तो ये सुनिए नीरज जी, आप क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं? हम तो पूरे सम्मान से आपको सुनेंगे, तफसील से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सारे देश में आप लोगों ने जो तांडव मचाया है और चुनाव आयोग की कोई साख नहीं रहने दी है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन इन तमाम तिक्रमों के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल इसी का में मैं एक समर्थन बात ऐड टीएमसी के करना साथ चाहता है हूं, और क्योंकि बंगाल ममता का अवाम ममता बनर्जी अभी स्टेटमेंट दे रही थी, वहां पर जो मुख्यमंत्री बनने जा जो रही है। सेंट्रल फोर्स लगी हुई है इलेक्शन कमीशन को लेकर, वो जो स्टेटमेंट दे रही थी, वो कह रही थी कि अगर जो जितनी फोर्स अब बिहार में लगाई है, इतनी फोर्स पहलगांव में लगाई होती, पुलवामा में लगाई होती, तो वो हादसे ना होते। तो उस दौरान उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी वैसी नहीं नजर आ रही थी जैसी वो जानी जाती हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए। अरविंद निषाद जी की तरफ जा रहा हूं। अरविंद जी अगर आप जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं संतोष जी, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में कभी भी फूहड़पन, कभी भी गुरूर, ये सब नहीं दिखाई पड़ता है। मुतमईन होना इस बात का द्योतक है। 2021 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, और लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आक्रामक थी। आपके दिमाग का है, पहले उसके बाद डॉक्टर संजय जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आता हूं। बंगाल पुलिस की तौहीन कर रहे थे कि बंगाल पुलिस हट जाओ, ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने वाले लोग हैं। आडवाणी जी ने कहा 78 टुकड़ों में भारत को बांटा जाना चाहिए, 78 राज्य होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन इनके एजेंडा और प्रोजेक्ट में नहीं है, इसलिए हम टूटने नहीं देंगे संघीय ढांचे को, और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं बतौर पार्टी। इसीलिए हमारे नेता वहां इस चिलचिलाती धूप में भी पसीने बहा रहे हैं और लोग उनको बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये नतीजे में आपको ट्रांसलेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक जी अरविंद जी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल से? किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? आपके जो सूत्र हैं, आपके जो वहां कार्यकर्ता हैं, आपके जानने वाले हैं, क्या खबर दे रहे हैं आप तक? देखिए, पूरे देश में एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो अभियान है, उस विकसित राष्ट्र के अभियान के साथ पूरा देश आज खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में लगातार 15 वर्षों से जो एक शासन चल रही है, उस शासन में देश के लोगों का विकास कैसे हो, पश्चिम बंगाल के लोगों का जुड़ाव कैसे भारत के लोगों के साथ हो, यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसमें देश के सभी राज्यों का अपना एक अहम योगदान होगा। उस योगदान में पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण योगदान और समर्थन, मदद होगा। उसी अभियान के क्रम में इस चुनाव को देखा जाना चाहिए। और जब 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की जो अभियान है देश का, उस अभियान से पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप को जोड़ते हैं। और जब 4 मई को परिणाम आएंगे, उस दिन दिखाई पड़ जाएगा कि देश विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, डॉक्टर संजय जी, जैसा मैंने शुरुआत में अपने जो इंट्रो था उसमें जिक्र भी किया, शुरुआत हुई थी विकास से, महिलाओं की बात से, घुसपैठियों की बात से, सीमा सुरक्षा की बात से, और जब चुनाव आज खत्म हुआ तो बात चली गई हिंदू मुस्लिम तक। बीच में स्टेटमेंट हिंदू मुस्लिम वाले आते रहे, उसमें ना टीएमसी वाले पीछे थे ना बीजेपी वाले पीछे थे। यह हिंदू मुस्लिम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लग रहा है, चुनाव फंस गया? दोनों ही गठबंधन, दोनों ही जो दल हैं, मुख्य दल बीजेपी और टीएमसी, उनको विश्वास नहीं रहा कि पक्ष में जा रहा है उनके पूरा गेम, या उनको लगा कि कहीं फंस जाएगा इसलिए हिंदू मुस्लिम पर चली गई बात? देखिए, जो मौलिक सवाल होते हैं, सत्ता पक्ष भी उससे बचना चाहती है और जो जिनको सत्ता से हटानी है वो भी बचना चाहते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी जी अगर अपने इतने दिनों के कालखंड में बंगाल और बंगाल के लोगों के बेहतरी के लिए अगर अच्छा कुछ किया है, तो न हिंदू में पर जाने की जरूरत है, न मुसलमान पर जाने की जरूरत है कि मुस्लिम वोटर अगर बटेंगे तो इसका बीजेपी को फायदा हो जाएगा। क्यों बटेंगे? अगर आपने उनकी बेहतरी के लिए काम किया है तो फिर बटने जैसी क्या बात है। और भारतीय जनता पार्टी को भी अगर लगता है कि ममता बनर्जी जी
जो जनता की आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, डेमोग्राफी का सवाल हो, बॉर्डर पर जो है वो वायरिंग का सवाल हो, जो इन्फिल्ट्रेटर का सवाल हो कि कैसे लोग वहां पर घुसपैठी आ रहे हैं, सीए एनआरसी की बात हो, जो भी इनके मुद्दे हैं, अगर लगता है कि ये मुद्दे कनेक्ट करते हैं लोगों को, इनको भी कोई हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, जो आपके सवाल है कि क्या लगता है कि बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट में आ गए हैं और अंतिम हथियार के रूप में बस यही ध्रुवीकरण रह गया है कि चलो अगर हिंदुओं का हम ध्रुवीकरण करने में सफल हो गए, परिणाम हमारे हिस्से में आएगा। उनको लगता है कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने में हम सफल रह गए तो परिणाम हमारे हिस्से में आ जाएगा। ये निश्चित रूप से एक देश के लिए चिंता की बात है। हम जितना भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर लें, जितना भी प्रिंसिपल की बात कर ले, आखिर मौलिक सवालों से हम भागने क्यों लगते हैं चुनाव के वक्त में? जब जनता के इच्छा और आकांक्षा और जनता के आपने जो मैंडेट जनता के सामने रखा उस पर आपने बेहतर काम किया है, फिर डेविएट होने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जी का क्या बयान आया था कुछ दिन पहले? उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी कमजोर होंगी तो अपनी नीतियों के कारण होगी। ममता बनर्जी जी अगर असफल होंगी तो इस वजह से असफल होगी कि जनता के प्रति वो उत्तरदायी नहीं रही। और जो बाकी जो शब्द थे वो मैं नहीं बता सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने किस तरह से ममता बनर्जी जी को कॉर्नर किया। तो रह गई बात की जो आपके, ठीक है, बीजेपी के तो विरोध में कांग्रेस खड़ी है ना, लेकिन ममता बनर्जी जी के साथ कांग्रेस का एक एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पाया, कोई अलायंस क्यों नहीं बना पाई? तो आप अगर कहीं कहीं अलग अलग खंड में अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग स्टैंड लेकर के लड़ेगी, एआईएमआईएम अलग स्टैंड लेकर लड़ेगी, जो आपके हुमायूं कबीर हैं वो अलग स्टैंड लेकर लड़ेंगे, तो बीजेपी ध्रुवीकरण का फायदा तो उठाएगी। और ममता बनर्जी जी भी उसी लाइन पर चली गई। उनको लगता है कि मुसलमानों का जो वोट है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। इस समय अपर हैंड किसके पास है डॉक्टर संजय जी? अपर हैंड किसके पास है? बीजेपी के पास, टीएमसी के पास? देखिए अभी क्लोज कॉन्टेस्ट है। कई जो आ रहे हैं सर्वे जिसमें कि 140 से 150 की बात हो रही है, कोई 155 की भी बात कर रहे हैं, टीएमसी को कोई बढ़त दे रहे हैं, कोई बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना, चूंकि आज चुनाव अंतिम हो गया, थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। और इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है जिसमें ध्रुवीकरण की बात इन लोगों को करनी पड़ी, ये मजबूरी थी इनको करना। अब ये सारे पासे इनके चल दिए गए। अब अंतिम पासा यही है कि ममता बनर्जी जी चाहती हैं कि मुसलमान वोटों में बिखराव ना हो। वो एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर को लेकर के वो इशारा करे। उनको तो पता ही है कि बीजेपी का जब तक डर नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा ध्रुवीकरण नहीं होगा। बीजेपी को लगता है कि जब तक हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे फिर वो एजेंडे पर हमारे लोग नहीं आ पाएंगे। तो ये जो क्लोज फाइट बंगाल में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये क्लोज फाइट बीजेपी वर्सेस टीएमसी, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? नहीं, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ठीक है। अब मैं असित जी की तरफ जा रहा हूं। असित जी, इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस फाइट में नजर नहीं आ रही, ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले नीरज जी ने एक बड़ा दिलचस्प मसला बोला कि भाई चुनावी हिंदू और सनातनी हिंदू। नीरज भाई से बस एक आग्रह है कि कैमरा की तरफ देखिएगा, मोबाइल मत देखिएगा। भगवत गीता का पहला श्लोक सुना दीजिए, सुना पाइएगा? अब आपकी बातों का जवाब देने नहीं बैठा हूं, एंकर मुझसे पूछेंगे मैं सुना दूंगा। अच्छा ठीक है, वो पता चल गया कि आपको नहीं मालूम। आप सुनिए, यही अंतर है सनातनी हिंदू और आपको क्या पता चलता राजनीतिक हिंदू होने में। क्या रास्ते? दर्शक समझ गए कि आप आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़िए। दर्शक समझ गए आप चुनावी हिंदू हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक दर्शकों को पता है कौन चुनावी हिंदू है, कौन सनातनी हिंदू है। दर्शकों को पता है, दर्शकों को पता है कौन चुनावी हिंदू है, कौन सनातनी हिंदू है। अब वही बता रहा हूं, मुझे मेरे धर्म का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से मिला है, आपको आपके धर्म का ज्ञान संघ की कुपाठशाला से मिला है। बस अंतर यही है साहब, और इसीलिए आप लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं। मुझे धर्म का ज्ञान श्री कृष्ण देते हैं, इसलिए धर्म के मामले में मैं मर्मज्ञ हूं और आप मर्मज्ञ नहीं, आप धंधेबाज हैं धर्म के।
साबित हो गया, दर्शक भी समझ गए कि कौन चुनावी हिंदू है। अब आता हूं बिल्कुल संतोष जी के गलत, प्रश्न। सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं साहब। बोल दिया ना, हमें फिर- धर्म का ज्ञान फिर गीता से भी रामचरितमानस मिलता है, खोल रामायण से भी दूंगा, एक और मिलता है, पोल वेदों खुल से भी जाएगी। मिलता है, गीता से हमें फिर रामायण सभी खोल प्रकार दूंगा, के योग का वाल्मीकि जी योग का के ज्ञान और मिलता पोल है। खुल जाएगी। क्यों अपनी पोल खुलवाना चाहते हैं? रुक जाइए ना। सभी प्रकार के योग का ज्ञान मिलता ठीक, है। बंगाल पर चलते आप हैं। इस बहकावे मत, डिबेट कायदे से मत पोल खोल बहकाइए। दूंगा। नीरज जी, बंगाल पश्चिम पर चलते बंगाल हैं। पर आपको हाँ। बोलने तो के लिए मुझे कुछ है नहीं, मालूम है, पश्चिम दर्शक बंगाल भी पर समझ बोलने के लिए कुछ आपके पास है नहीं। ठीक, दर्शक भी पश्चिम समझ बंगाल गए चलते कि हैं। आप चुनावी हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं। अब आते हैं बंगाल के चुनाव पर। बंगाल के चुनाव में हम मैदान में हैं, हम लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ममता बनर्जी के शासन से लोग ऊब चुके हैं और लोग अपने पुराने दिनों को, बंगाल के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। दुर्भाग्य देखिए कि 7th पे कमीशन तक ममता बनर्जी वहां लागू नहीं कर पाई हैं। बिहार में भी नहीं मिलता है शिक्षकों को 7th पे कमीशन, इनकी सरकार भी बिहार में है, ये लागू भाजपा की, ये नहीं लागू कर पा रहे हैं। तो कर्मचारी भी उबे हुए हैं, आम आदमी भी उबा हुआ है और हमें भरोसा है कि आम आदमी अपने पुराने दिनों को याद करके हमें चुनेगा, हमें इसका भरोसा है। लेकिन फाइट जो नजर आ रही है, अगर ममता बनर्जी से अगर ऊब गई है वहां की जनता आपके मुताबिक, तो इसका फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा सीधे। नहीं, ममता बनर्जी से उबी जनता जब पुराने दिनों को याद करेगी अच्छा। तो उसका फायदा हमें होगा। हमारी वहां सरकार रही है, बंगाल के लोगों ने हमारी सरकारें देखी है वहां, तो उसका फायदा हमें होगा, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जितने भी वहां पर कवर करने वाले पत्रकार हैं, पूर्व पत्रकार हैं, या जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, डॉक्टर संजय जी जैसे, पर मैं कोई टिप्पणी लेकिन नहीं वो उन्हें ग्राउंड पर कांग्रेस नजर नहीं नहीं, आई। मैं आपको बता दूं, इस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि 2020 में देश के 3 बड़े पत्रकार, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे ही फोन लाइन पर वो जुड़ गए ग्रुप कॉल में। मैं उस समय अपनी किताब लिख रहा था, पत्रकारिता हमने छोड़ी थी और राजनीति में भी आया नहीं था। तो उन लोगों ने दावा किया था, तीनों ने, कि बिना पुष्पम प्रिया के बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। और हमने कहा था कि पुष्पम प्रिया तो खुद हारेंगी ही, पूरी पार्टी हार रही और जमानत शायद ही किसी की बचे। तो इसलिए उसके बाद से हमने कम से कम पत्रकारों से चुनाव के मसले पर जानकारी जुटाने की अपनी आदत छोड़ दी है। आम लोगों से बात कीजिए, ग्रामीणों से बात कीजिए, मतदाताओं से बात कीजिए, वो बेहतर जानकारी देते हैं। नीरज जी, अब बोलिएगा आप। जी, अब आपके माध्यम से मैं इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं साहब। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वो तो गूगल देख के, गूगल करके कोई भी बता सकता है। चलिए आगे आइए, वो इतना पर्याप्त समय आपको मिल गया गूगल करके नहीं बता रहा हूं। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुन लीजिए साहब। अरे सर, इतना गूगल करके कोई बता सकता है। चलिए ना, वो समझ गए दर्शक भी आपको। अरे ठीक है, सुनिए नीरज जी, साहब, धर्म पर अरे थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। बंगाल के विषय में आप बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं ना, बंगाल के विषय में आप बात कर रहे थे। अभी आरजेडी प्रवक्ता ने बंगाल के विषय पर अभी कहा था कि बंगाल में महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ। साहब, वास्तविकता यह है कि बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध में भारी वृद्धि हुई है, कोई कमी नहीं आई है। उद्योग धंधे का वहां से पलायन हुआ है वहां से। और ये एनसीआरबी 2023 के डाटा के मुताबिक 34,691 मामले, गंभीर मामले महिलाओं के खिलाफ वहां दर्ज हुए। आरजे कॉलेज का मामला वही हुआ। तो क्या बात करते हैं कि महिलाओं के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। साहब, गुड़गांव के लोग तो आज चुटकुला बना के भेज रहे हैं, गुड़गांव के लोग चुटकुला बना के भेज रहे हैं, दिल्ली के लोग चुटकुला बना के भेज रहे हैं कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो ताकि हमारे दाई नौकर वहां से आ सके। ये तो स्थिति बना दी है ममता बनर्जी ने बंगाल की। साहब, क्या बात करते हैं कि बढ़िया काम किया। बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि ममता दीदी को बोरिया बिस्तर समेत बांध के हमेशा हमेशा के लिए वहां की राजनीति। जैन जी, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, उसे कोट कर रहा हूं। आरजेडी को फेंका है। हाँ, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, ममता बनर्जी अगर बंगाल में विफल होती है तो अपनी नीतियों के कारण। क्या नीतियां ठीक नहीं है ममता बनर्जी की? देखिए, राजनीति में विरोधों का सामंजस्य होता है और ये सूबाई इलेक्शन है और उसमें हम जान रहे हैं कि वहां सबसे मजबूत जो दल है वह तृणमूल कांग्रेस है, सत्तारूढ़ दल है। इसलिए राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य पर इतना वक्त देकर चर्चा करने का मुझे कोई औचित्य नहीं नजर आता है। आपके इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरा है वो, महागठबंधन में उनकी अपनी, हाँ, केंद्र के स्तर पर और जहां जहां सारे घटक दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे बिहार, तो उनके राय की खूब अहमियत रही है। और वहां पर आप जान लीजिए कि जिस मामले को ये उठा रहे थे, अगर विफल होती है तो क्या कारण हो सकते हैं? अगर होती हैं तो
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप इतने वर्षों से सत्ता सरकार में रहते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ कमियां भी रहती हैं और अगले कार्यकाल में आप उसको सुधारते हैं। लेकिन जिस मेडिकल कॉलेज के उस वाकये का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से उसमें अरविंद भाई नहीं कोई निरा कुश्ती नहीं, ये तो बिल्कुल ही शालीन और मर्यादित वाद विवाद संवाद की परंपरा है। और आपको मैं सबसे नफीस प्रवक्ता मानता हूं अरविंद भाई, जदयू में ऐसे शालीन लोग अगर हों वहां तो क्या कहने। मैं कह रहा हूं कि ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जितने इनके आनुषंगिक संगठन है उसमें जितने गुंडागर्दी का प्रशिक्षण लिए हुए लोग हैं वो मेडिकल कॉलेज की उस घटना को इतने मैग्निफिकेशन के साथ लगातार आपको मालूम है कि आप वहां पर हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा की प्रयोग आप लगातार कर रहे हैं। भारी ये आपकी हताशा को दर्शा रहा है। एक रिएक्शन अरविंद जी बिहार जनता ने भगा दिया आपको, माफ नहीं किया जा सकता। और अगर वहां घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है तो ये तो केंद्र का विषय, अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसा है ये तो कि डबल संख्या लोग हैं। जनता दल और कांग्रेस और बम ये कई राज्यों में आपस में लड़ाई लड़ते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। और बंगाल में ये लोग उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव वहां जाकर के टीएमसी के लिए 2010 में लड़े थे कि नहीं, दोस्ताना संघर्ष हुआ था कि नहीं आपका? लेकिन जैन जी फ्रेंडली फाइट आपने बिहार में की, उसका नुकसान हुआ ना। असितनाथ तिवारी ने स्वीकार भी किया था कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई जगह नहीं होती राजनीति में। मैं तो फ्रेंड है या नहीं? अपनी पार्टी के मैं इनसे कह रहा हूँ कि समता पार्टी, जनता दल भाजपा का दोस्ताना संघर्ष का एक रिएक्शन ले लो, उसके बाद आ रहा हूँ। मैं इस बात से बड़ा दुखी होता हूँ। ठीक है, तो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के हम लोग राजनीति में इसलिए आए कि अच्छी राजनीति करेंगे। अब ये जो अरविंद भाई कह रहे हैं, यूपी में आप भाजपा के खिलाफ नहीं लड़े थे, दिल्ली में आप भाजपा के खिलाफ नहीं लड़े थे कि नहीं? सच बोलने में इतना डर क्यों है भाई? मैं तो बोल देता हूँ सच। अरे भाई मुझसे उत्तर ले लीजिए। दिल्ली में क्यों नहीं बोल पाते हैं आप? एनडीए गठबंधन के हिस्सा के तौर पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी। अरे दिल्ली में एनडीए गठबंधन के तौर पर दिल्ली में आप लड़े हैं भाजपा के खिलाफ, यूपी में लड़े हैं भाजपा के खिलाफ, यूनाइटेड एनडीए के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ी। नहीं एक चुनाव आप लड़े गठबंधन में, उसके पहले का चुनाव विरोध में लड़े हैं। ठीक, एक झूठ मत बोलिए ना, अच्छी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। संजय जी का मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। दिल्ली में दो विधानसभा के चुनाव एनडीए गठबंधन के हिस्सा। ठीक, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। असित भाई बदलाव आप भी अपना हिसाब बंगाल बढ़ रहा है, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ठीक है, ममता बनर्जी जी कंटिन्यू कर जाएं या बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन जो महिलाएं कहीं ना कहीं से जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई है, अभी जयंत जी कह रहे थे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर कई दिन मैं डिबेट में रहा, और चूंकि मैग्निफिकेशन जैसी बात नहीं थी, एक पीजी करती हुई लड़की के साथ जो दरिंदगी की गई, मैं मानता हूं कि ठीक है चूक हो सकती है, लेकिन अगर कोई लड़की अगर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, जहां ऑन ड्यूटी वो काम कर रही है, इसके बाद फिर कौन कहां सुरक्षित होगा? किसी की बेटी तो। डॉक्टर संजय जी, इन तस्वीरों को भी जरा एक बार अपने उसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट में ऐड कीजिएगा। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं कि महिलाएं जो दिख रही हैं और बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैली में लगातार दिख रही है, और हमने देखा है कि महिलाएं जिधर गई हैं उसकी जीत ज्यादा हुई है। प्लीज, भर्ती थे भागलपुर के, तो ये तो हैवान लोग इस तरह से करते हैं। असुरक्षा का वातावरण जो वहां पैदा हुआ, इसको लेकर के महिलाओं की नाराजगी ममता बनर्जी जी से दिखाई पड़ रही है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। नौजवानों को एक रोजगार को लेकर के एक उनके अंदर में जो एक चिंता है, और कहीं ना कहीं से उनके जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, उसमें नौजवानों के बीच में भी ये बात आ रही है कि आखिर हमारे हिस्से में क्या आने वाला है। तो अगर नौजवानों ने अंगड़ाई ली और महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर के मन बना लिया कि हम कहां सुरक्षित होंगे, तो कोई नई सरकार बन सकती है। इस संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन 29 तारीख को जब वो ईवीएम खुलेगी और मतदान होगा, उसके बाद जिस तरह से फर्स्ट फेज में 92.6% वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में कितनी वोटिंग होती है और ये वोटिंग किन मुद्दों पर होती है, क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, उसमें पार्टियां कामयाब होंगी या फिर एक बार फिर विकास के मुद्दे पर बटन दबाए जाएंगे ईवीएम के, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल